नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के उन मुद्दों पर जो अक्सर मीडिया या मेन स्ट्रीम डिस्कशन में नहीं आते। एक तरफ ये देश खूबसूरत पर्वतमाला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक साजिश और अंडरकवर ऑपरेशंस भी चल रहे हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगे। नेपाल में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो सामने आया वो है अंडरकवर कॉप्स का इस्तेमाल करना। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में नेपाल पुलिस ने गोपनीय तरीके से अपने स्पाइस को समाज के बीच में घुसा दिया था। ये स्पाइस सिर्फ नेपाल के लोगों पर नहीं बल्कि विदेशी टूरिस्ट और एक्टिविस्ट पर भी नजर रखते थे। बहुत सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इन ऑफिसर्स का असली पर्पस क्या है? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है या किसी हिडन एजेंडा को चलाने के लिए? ये किसका हिस्सा है? अब बात करते हैं राजा ज्ञानेंद्र की। नेपाल का इतिहास राजा महाराजाओं से जुड़ा रहा है, लेकिन 2008 में मोनार्की का अंत होने के बाद राजा ज्ञानेंद्र को एक आम नागरिक की तरह जीवन जीना पड़ा। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया। नेपाल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया है। 2001 के रॉयल मैसेकर के बाद ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बने थे, लेकिन उनका रूल डिक्टेटरशिप जैसा था। डेमोक्रेसी आने के बाद उनको मेन पॉलिटिकल पार्टी से हटा दिया, लेकिन आज भी उनके सपोर्टर मानते हैं कि उनका रूल ज़्यादा अच्छा था। ट्रैवल बैन का असली रीज़न अभी तक पता नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन ये है कि वो पॉलिटिकल पावर में वापस आने की कोशिश कर रहे थे। हम बात करते हैं रॉयल मैसेकर। सबसे बड़ा राज नेपाल के इतिहास में एक ऐसी घटना से है जो एक मिस्ट्री भी है। 2001 के रॉयल मैसेकर। 1 जून 2001 की रात नेपाल की नारायण हिटी रॉयल पैलेस में एक खूनी कांड हुआ, जिसमें राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अपने बेटे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने नशे की हालत में यह हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर खुद को भी गोली मार ली। लेकिन लोग इस कहानी पर शक करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक साजिश थी जिसमें कई राजनीतिक और आंतरिक शक्तियां मिली हुई थी। इस मैसेकर के तुरंत बाद राजा ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे, जो इस घटना से पहले पावर में नहीं थे। आज भी लोग इस हत्याकांड की असली सच जानने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो नेपाल का इतिहास हमेशा से एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और राजनीतिक षड्यंत्रों से भरा रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है राणा रजीव। 1846 में कोर्ट मैसेकर के बाद जंग बहादुर राणा नेपाल के असली शासक बने और उन्होंने मोनार्की को सिंबॉलिक बना दिया। 1951 में एक जन आंदोलन के बाद राणा रूल खत्म हुआ और नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। 1990 के समय एक और जन आंदोलन में नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की राह खोली, लेकिन मोनार्की अब भी प्रेजेंट थी। 1996 से 2006 के बीच एक भयानक माओ सिविल वॉर चली, जो मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच टकराव का एक बड़ा उदाहरण था। 2001 का रॉयल मैसेकर, जिसमें पूरा शाही परिवार का खून हो गया, मोनार्की की शाखाओं को और कमजोर करने वाला सबसे बड़ा इवेंट बना। आखिरकार 2008 में नेपाल एक रिपब्लिक बना और ऑफिशियली मोनार्की का अंत हो गया। हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की हत्या। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरे की घंटी है? नेपाल में एक जर्नलिस्ट की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। ये एक ऐसे समय पर हो रहा है जब नेपाल की प्रेस फ्रीडम वैसे भी संकट में है। नेपाल दुनिया के उन देशों में आता है जहां प्रेस फ्रीडम पर कई रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ जर्नलिस्ट को डराने धमकाने की रिपोर्ट आए दिन सामने आती है। क्या ये इंडिपेंडेंट केस है या फिर एक लार्जर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? नेपाल सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। क्या ये नए कंट्रोवर्सी नेपाल की स्टेबिलिटी के लिए खतरे की घंटी बजाएगा, या फिर ये सिर्फ एक छोटी सी पॉलिटिकल वेव है जो आगे चलकर मिट जाएगी? आपका क्या कहना है? क्या नेपाल में मोनार्की वापस आनी चाहिए या फिर डेमोक्रेसी ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो दोस्तों सोचिए, एक ही एग्जाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल,
लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विज़डम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपनी तैयारी और सोच दोनों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।